वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, डायमेंशन के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में और यूनिट और मेजरमेंट के बारे में भी हल्का हल्का समझा था। अभी वहां पे रुके नहीं, अभी बहुत सारा यूनिट के बारे में थोड़ा और डीपली समझेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत ही खास बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में और साथ साथ देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई, नीट, इन सारे में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां पर जाकर जरूर देखिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो पहले जाकर देख लीजिए। ठीक है, आई बटन में लिंक है, ये तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ, क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो होमो लिखा है, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब सेम। अब देखिए यहीं से मतलब पता चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म्स का जो डायमेंशन होता है ना, वे सेम होता है। बोले ना, होमोजेनिटी का मतलब सेम होता है। अभी ध्यान से देखिए, अभी बस शुरू हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, एक ऐसे आप इक्वेशन पढ़ते हैं, 4x² + 2x + 5, ऐसी इक्वेशन आप पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब जो होमोजेनिटी का सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये है कि किसी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्या बोले? सेम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? या तो आप ऐसे जैसे देखते हैं ना, मान लीजिए कुछ यहाँ पे लिखे, ऐड कर दिए, कुछ और लिखे, माइनस कर दिए, कुछ और लिखे, प्लस कर दिए, कुछ भी, तो इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये क्या है? इक्वेशन है, और इक्वेशन के जो प्रत्येक टर्म्स हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। यही कहता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बात समझ में आ गई? तो देखिए, आपके दिमाग में कुछ नहीं छपा तो एक चीज छप जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन के प्रत्येक टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बस। या तो ऐसे कह सकते हैं कि सिमिलर फिजिकल कोई क्वांटिटी है तो उसको हम ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए लिखें 2 सेकेंड, लिख दिए 4 kg। अब बताइए कि क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं। ये टाइम का है और ये किसका है भाई? मास का है। तो हमने क्या बोला? सेम फिजिकल, ठीक है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई ये क्या है? टाइम का है, ये क्या है? मास का है, तो हम इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे हम लिख दिए 5 मीटर + 7 मीटर। अब बताइए, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, हम इसको तो जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कौन कहता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। क्लियर हो गया? आपको 2 बातें हमने समझा दिया। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि किसी इक्वेशन का प्रत्येक टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मिटा दे इसको। चलिए फटाफट मिटा देते हैं। आप मेहनत कीजिए, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको आगे बढ़ने के लिए एक चांस मिलेगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए आपको क्या करना है, a अपान बी का डायमेंशन बताना है और यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपान बी एक्स, और जहाँ पे p क्या है, प्रेशर है, t क्या है, टाइम है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए। अब हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उनको हम ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए हमको a अपान बी का चाहिए, तो पहले a निकाले, b निकाले। a का डायमेंशन क्या है, b का डायमेंशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप ही को कह रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या लिखा है, a माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर। तो हम कभी भी यहाँ पे दो टर्म को सब्सट्रैक्ट या तो ऐड कब करेंगे, जब उनका डायमेंशन सेम होगा, जो पहले बात बोले थे, ठीक है ना। हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कब करेंगे, जब डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो a का डायमेंशन है, ठीक है, वे टी स्क्वायर के डायमेंशन के सेम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ किसके, टी स्क्वायर की। क्लियर हो गया। तो अब शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं ऐसे, डी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, डी आई, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू किसके, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। अब यहाँ पे t क्या है, टाइम है, और टाइम का हमने बताया था क्या होता है, t, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो देख सकते हैं हमने a का डायमेंशन निकाली है क्या, टी स्क्वायर। समझ में इतना आ गया। अब देखिए अब बचा b। तो देखिएगा यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भाई ये बी एक्स है, पूरा मल्टीप्लाई है ना। तो देखिए बी एक्स है, कैसे निकालें इसको, तो हम ऐसे तो कह सकते हैं ना कि इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वे किसके इक्वल होगा, p के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो चलिए लिख देते हैं, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ क्या, a माइनस टी स्क्वायर अपान बी एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, p। क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये हो गया a और a माइनस टी स्क्वायर, तो अभी हमने a का लाया है डायमेंशन, क्या होता है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर और t ये टाइम है, तो टाइम का भी टी स्क्वायर होता है। तो देखिए घटाते नहीं है, यूनिट में कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जैसे लिखा है मीटर माइनस मीटर, तो इसको हम घटाएंगे नहीं, ठीक है ना, यूनिट को नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार डायमेंशन में भी नहीं होता है। तो इसका डायमेंशन है टी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन है टी स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करते, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपान देखिए बी है, बी का बताना है हमको, मल्टीप्लाई, और एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, एल, ठीक है, इक्वल टू देखिए डायमेंशन ऑफ P। अब P क्या है, प्रेशर। अब आपको प्रेशर का फार्मूला याद होगा। देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का याद होना चाहिए, फोर्स अब 1 घंटा तो निकालेंगे नहीं, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का लिखेंगे m और a का लिखेंगे एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड, इसका माने l t के पावर -2। तो याद रखिएगा फोर्स का होता है, हमने प्राइवेट स्टूडियो में आपको बताया, पहले उसको जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखें तो ये देखने का कोई फायदा नहीं है। देखिए तो F इक्वल टू क्या होता है, ml/t के पावर -2। देखिए ये होता है किसका, फोर्स का डायमेंशन। और एरिया है तो एरिया का होता है, एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, तो लिख देंगे एल स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक एल से एक एल कट जाएगा तो क्या होगा, क्या बचेगा, m, एल को ऊपर भेजेंगे तो ये हो गया l के पावर -1 t के पावर -2। देखिए तो ये हो गया डायमेंशन किसका, P का। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख दिए, क्या हो गया, m l के पावर -1 t के पावर -2, ठीक है। तो देखिए हमको b की चाहिए, b का यहाँ पे चाहिए, कुछ नहीं तो अपन लिख दीजिए, b को इधर भेज दीजिए, इस पूरे को इधर ला दीजिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर। देखिए इसको इधर ला दे रहे हैं, इसको इधर भेज दिए, ठीक है, तो b इधर आ गया, तो b हो गया, इसको पूरा इधर भेज दिए, तो टी स्क्वायर, l यहाँ पे था पहले से, ये पूरा इधर आ गया, तो क्या हो गया, m l के पावर -1 t के पावर -2। क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं। चलिए तो देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे m एक ही है, m ऊपर चला जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, m के पावर -1। देखिए l है, यहाँ पे l के पावर 1 है, यहाँ l के पावर -1 है, तो ये खत्म हो जाएंगे सब। देखिए 1 - 1 खत्म। देखिए यहाँ पे t के पावर -2 है, तो ऊपर जब करेंगे तो देखिए टी स्क्वायर पहले से है, और t देखिए टी स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, t के पावर 4, तो ये हो गया t के पावर 4। देखिए
ये हमने निकाल दिया बी का डायमेंशन, हो गया। देखिए बी का डायमेंशन ये हो गया, ए का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। तो ए अपान बी का पूछा था भाई, तो ए अपान बी का क्या हो जाएगा, ए की का है भाई टी स्क्वायर और बी का क्या है m के पावर -1 t के पावर 4। तो देखिए टी स्क्वायर 2t से ये 2t कट गया, 2t बच गया, मतलब हो गया a अपान बी का डायमेंशन क्या होगा। देखिए m के पावर -1 है, ऊपर भेजेंगे तो m हो जाएगा, और टी स्क्वायर है ऊपर भेजेंगे तो t के पावर -2। तो देखिए हमने निकाल दिया ये डायमेंशन ऑफ a अपान बी, कितना होगा m t के पावर -2। क्लियर हो गया, m t के पावर -2, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार जो है कि आप डायमेंशन निकाल सकते हो। अभी शुरू हुआ है, अभी देखिए एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है और काफी इंटरेस्टिंग है। आप जब लगाने लगेंगे 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा। कैसे हमको डायमेंशन पता करना है, कैसे करेंगे, चलिए अगला देखते हैं। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मिटा दे, चलिए देखिए हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, किसका किसका डायमेंशन फाइंड करना है, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, ठीक है, इन एक्स। और देखिए ये आपको इक्वेशन यहाँ पे दे दिया, ठीक है, इक्वेशन दे दिया। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लगाएंगे। देखिए कैसे करना है भाई, सबसे पहले या तो आप पूरे को इधर ला दीजिए। देखिए यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, देखिए आपको ये इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और आपको ए बी सी डी ई का डायमेंशन बताना है। तो आप बस ये समझ रहे हैं ना कि प्रत्येक टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वे सेम होगा। मतलब ए का जो डायमेंशन होगा वे एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। बी टी, ध्यान में रखिएगा, बी का डायमेंशन नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये बोले थे, ठीक है। तो प्रत्येक टर्म, देखिए सी टी स्क्वायर एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया, मतलब सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वे एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। डी टी क्यूब अपान ई प्लस टी का जो डायमेंशन होगा वे एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पे क्या क्या दिया है देखिएगा, एक्स जो है यहाँ पे एक्स कहीं लिखा है, देखिए एक्स, तो एक्स क्या है भाई, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है, टाइम है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए निकालते हैं। अभी हमने क्या बताया कि ए का जो डायमेंशन होगा वे एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। चलिए तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ एक्स के, शॉर्ट में लिख रहा है भाई डी है, ठीक है ना, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एक्स का डायमेंशन, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ का एल होता है, तो ये हो जाएगा एल। देखिए फटे दे निकाल दिए एकदम आसानी से, बस आपको ध्यान से देखना है, एक एक चीज अपने आप समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। देखिएगा बी टी लिखा है अभी, तो बी टी का मतलब हम समझ रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ बी टी जो होगा, डायमेंशन ऑफ बी टी जो होगा वे इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ एक्स के। क्लियर हो गया। अब देखिएगा बी टी, तो देखिए डायमेंशन ऑफ बी टी, तो बी का भाई कुछ नहीं पता है, टी का हम जान रहे हैं, टी टाइम है और टाइम है तो भाई टी लिखेंगे, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स का क्या है भाई, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एल अपान टी, मतलब इसको लिख सकते हैं एल टी के पावर -1। मतलब डायमेंशन हमको पता हो गया किसका, बी का, क्या होता है एल टी के पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। या तो एम एल टी के फॉर्म में बोले थे लिखने के लिए, तो क्या लिख सकते हैं m0, क्या लिख सकते हैं m0 l t के पावर -1, हो गया, खत्म, क्लियर हो गया। चलिए आते हैं, अभी हमने क्या बताया कि सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा इसके इक्वल होगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं। देखिएगा थोड़ा नीचे यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या भाई, एक्स। क्लियर हो गया। देखिए सी टी स्क्वायर, तो सी टी का, टी टाइम है तो इसको लिख देंगे टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, ठीक है ना। तो ये हो गया सी इक्वल टू एल अपान टी स्क्वायर, मतलब एल टी के पावर -2। तो देखिए
हमको पता हो गया डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू कितना, एल टी के पावर -2। क्लियर हो गया, नोट कर लेंगे। चलिए एक बच गया यहाँ पे डी और ई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है क्या, ई प्लस टी। और हम ऐड या सब्सट्रैक्ट तब करते हैं जब डायमेंशन सेम हो, मतलब हम कह सकते हैं ना कि इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम है, तभी तो हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पे दोनों को ऐड में दिखाया है, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी क्या होगा भाई, टी का टी होगा, काम खत्म। ई का भी निकाल दिए इतना आसानी से निकल रहा है, सोच रहे हैं इतना बड़ा इक्वेशन, कुछ नहीं, एकदम हलवा है। चलिए अच्छा, अब बचा भाई डी का लग रहा है बहुत बड़ा है। तो हमने क्या बताया कि ये पूरा एक टर्म है और इस टर्म का जो डायमेंशन होगा वे एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स का डायमेंशन, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल लिख दीजिएगा। डायमेंशन ऑफ, देखिए ये क्या है, डी, सॉरी ये डी है तो डी लिख दीजिए क्योंकि डी का हमको पता करना है, इनटू टी, टाइम है, टाइम का टी क्यूब, ओके, अपान देखिएगा ई का डायमेंशन टी, ई का डायमेंशन टी, और टी है तो टी का डायमेंशन टी। अब भाई बताया ना कि ऐड नहीं करते हैं, डायमेंशन को ऐड नहीं करते हैं, क्या करते हैं, दोनों का टी है, टी लिख दिए, एक टी से एक टी कट जाएगा, दो टी बचेगा, ठीक है। तो इधर हो गया एल, इधर डी, इनटू क्या बचेगा, टी स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो डी इक्वल टू एल अपान टी स्क्वायर, तो ये हो गया एल टी के पावर -2। देखिए ये डी का डायमेंशन निकल गया। देखिएगा ए का डायमेंशन हो गया, बी का डायमेंशन यहाँ पे, सी का डायमेंशन यहाँ पे, ई का डायमेंशन, डी का डायमेंशन। क्लियर हो गया, एकदम आसानी से कर दिए, कोई बड़ा इक्वेशन नहीं है। चलिए अगला करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी। देखिए फिर से ए अपॉन बी का डायमेंशन बताना है। आप अपनी से वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कर लीजिए फिर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए कर लिए, हाँ चलिए देखते हैं। देखिए ए अपॉन बी का डायमेंशन आपको बताना है और आपको इक्वेशन क्या लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन लिखा है एफ इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे एफ क्या है, एफ फोर्स है और एक्स डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। चलिए तो करते हैं, शुरू करें। चलिए देखिए क्या लिखा है, एफ इक्वल टू लिखा है ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आप बताइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन होगा, अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि देखिए ये दोनों ऐड किया है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा ना वे इसके इक्वल होगा। अच्छा आप दोनों को इधर भी भेज दीजिएगा, अगर f माइनस ए रूट एक्स माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम समझ रहे हैं ना कि ये सब टर्म है और तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया ना। तो देखिए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसे कि डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ एफ के। क्लियर हो गया। अब देखिए ए तो ए लिख देंगे, रूट एक्स है तो रूट भाई एक्स का क्या होता है, एक्स माने डिस्टेंस मतलब एल, ठीक है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, अभी बताए हैं भाई, फोर्स का याद कर लीजिए, एम एल टी के पावर -2, क्या एम एल टी के पावर -2, ठीक है। चलिए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दें तो एम एल टी के पावर -2 अपान एल के पावर 1/2, ठीक है। चलिए इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो गया एम, इसको ऊपर लेके आएंगे तो देखिएगा इधर बता दे रहे हैं, देखिए एल है कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा ये इंटू एल के पावर -1/2, तो एल हो गया। आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर के पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 1 - 1/2
एल के पावर कितना हो जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, मतलब रूट एल बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एल के पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट एल है मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं एल के पावर 1/2, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया एम, इसको ऊपर भेजे तो बच गया एल के पावर 1/2 और ये हो गया टी के पावर -2। तो देखिए ए का डायमेंशन आ गया, ए का डायमेंशन कितना आ गया, ये हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एम एल के पावर 1/2 टी के पावर -1/2, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए का डायमेंशन निकल गया, अब आते हैं किस पे, बी पे। तो अभी क्या हमने बताया कि डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर जो होगा वे डायमेंशन ऑफ एफ के इक्वल होगा, क्लियर है। चलिए अब बी है तो भाई बी लिख दिए, और टी क्या है, टाइम है, टाइम है तो टी, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, आई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको पता हो गया एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, क्लियर हो गया। तो देखिए बी इक्वल टू एम एल टी के पावर -2 अपान टी स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, तो बी इक्वल टू एम एल, इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, टी के पावर -2 होगा, मतलब टी के पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने निकाल दिया बी का डायमेंशन एम एल टी के पावर -4। इतनी रात हो गई है कि कुत्ते सब भौंक रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ना है भाई, मेहनत करना है, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि कितना मेहनत करना है आप समझ रहे हैं, रात हो जाए कुत्ते भौंके लेके आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ए का डायमेंशन पता हो गया, बी का डायमेंशन पता हो गया, हमको किस चीज का चाहिए भाई, ए अपान बी का चाहिए। तो ए अपान बी इक्वल टू ए का क्या है, एम एल के पावर 1/2 टी के पावर -2, ठीक है ना। ये क्या दिया है, एम एल टी के पावर -4, ठीक है। देखिए एम से एम खत्म, देखिए इसको ऊपर भेज दें अगर तो ध्यान में देखिएगा, देखिए ये एल के पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेके आए तो क्या हो गया, एल के पावर -1, तो मल्टीप्लाई है तो ऐड कर देते हैं, तो 1/2 में -1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 मतलब -1/2 बचेगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, तो ये कट गया, और इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, एल के पावर -1/2, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए टी के पावर -2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी के पावर 4 हो गया, घटा देंगे तो टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर बचेगा, और कुछ एम के फॉर्म में 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये बन गया एल के पावर -1/2 टी स्क्वायर, क्लियर हो गया। ऐसे जो है कि हम डायमेंशन पता कर सकते हैं। कोई इक्वेशन दिया हो, किसी भी प्रकार का इक्वेशन दिया हो, आपको डायमेंशन पूछे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आपको बस लगा देना है। आपको एक चीज पर दिमाग में रखना है, क्या क्या रखना है, किसी भी इक्वेशन के जो टर्म्स होते हैं तो टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। टर्म्स बोल रहे हैं, उसमें का ये मत ले लीजिएगा, पूरे टर्म्स, देखिए ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। तो प्रत्येक टर्म्स का जो डायमेंशन है वे सेम होना चाहिए, और हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों को सब्सट्रैक्ट किया है ना, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि इस टर्म का जो डायमेंशन होगा वे इस टर्म के डायमेंशन के इक्वल है, क्लियर हो गया। चलिए तो ऐसे जो है कि आप कर सकते हो, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें, ठीक है ना। हाँ खूब मेहनत करें, क्लास 11th में मज़ा लेना आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बाद में नुकसान हो जाता है, ठीक है। मैं हर एक चीज़ कीजिए, एंटरटेनमेंट तो भाई करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। मेहनत कीजिए, ठीक है। क्या होता है क्लास 11th में हम सब क्या करते हैं, 10th से अभी अभी हाल ही में आए होते हैं, पहले अब बहुत पढ़ लिए थे, अब मज़ा लेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ कीजिए, पढ़िए मज़ा लीजिए, पढ़िए मज़ा लीजिए, ऐसे पढ़िए कि उसमें मज़ा आ जाए, कुल मिला जुला के खूब मेहनत करना है, आप ही को कह रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन आपके जो सपने आपने देखे ना उसके लिए आपका नींद उड़ने लगेगा, आपका वे असली सपना होगा, देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं, देखिए आपको ये दिया हुआ है और यहाँ पे P कुछ नहीं है, P0 भी कुछ नहीं दिया है,
हाँ टी दिया हुआ है, देखिए टी इक्वल टू दिया है टाइम, ओके। और आपको क्या करना है, अल्फा का डायमेंशन बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि उसमें क्या था, जो अभी बता रहे थे उसमें पी प्रेशर था, और भी बहुत कुछ था, टाइम था, ये सब। हमको बस यहाँ पे एक चीज पता है कि टी टाइम है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ई जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 लिख दे, 2 के पावर 3 आपको मिलेगा, देखने को मिलता है, मैथ में मिलता है। 10 के पावर 4 लिख दे, मान लीजिए 8 के पावर 5 लिख दे, कुछ भी लिख दे। तो ये क्या है, नंबर है ना, और नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। फिर से बोले, नंबर्स जो भी हैं 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला, या बोले तो डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे कभी सुने हैं 8 के पावर 5 kg? नहीं होता है, कभी भी पावर में यूनिट नहीं होता है। जैसे ऐसे लिखे हैं 10 के पावर 4 न्यूटन, नहीं मिलेगा। हाँ ऐसे मिल सकता है 10 के पावर 4 न्यूटन ऐसे, लेकिन पावर में यूनिट नहीं होता है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये ई के पावर में दिया है कितना, अल्फा टी स्क्वायर, और कभी भी पावर का यूनिट नहीं होता। फिर से बोले, पावर का यूनिट नहीं होता, वे डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर जो होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, वे डायमेंशन लेस होगा। मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वे क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, क्योंकि पावर का डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, सॉरी मतलब यूनिट नहीं होता, इसलिए वे डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 T0, मतलब डायमेंशन लेस है। क्लियर हो गया। फिर से देखिए, ये ई है तो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, लगभग में 2 पॉइंट करके कुछ वैल्यू होती है, मतलब ये इसकी कुछ वैल्यू होती है। और कभी भी पावर का, जो ये पावर देख रहे हैं ना, तो पावर में कभी भी यूनिट नहीं होता है। मतलब पावर में कुछ भी दिया है तो उसका यूनिट नहीं होता है, पावर में कुछ भी दिया रहता है उसका यूनिट नहीं होता है। तो इसका मतलब हम समझ गए, पावर में दिया था अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर का कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, M0 L0 T0, ठीक है। तो देखिए अल्फा टी का, टी मतलब टाइम होता है, तो टाइम का टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे M0 L0 T0, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना, इसको इधर ला दें अपान में, तो ये हो गया M0 L0 T0 अपान में क्या, टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, M0 L0, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2। तो देखिए यहां से अल्फा का डायमेंशन ला दिए क्या, टी के पावर -2, या तो M0 L0 टी के पावर -2, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कि हम कर सकते हैं। कभी भी याद रखिएगा, जैसे आपको एक और क्वेश्चन इसी पे बना दिया जाए, अगर x इक्वल टू दिया है x0 और e के पावर दिया है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है। अब आप इसको कर सकते हैं कि नहीं, अब आपको तो समझ में आ रहा है कि भाई जो भी पावर होते हैं तो पावर में यूनिट तो होता नहीं, पावर का कोई यूनिट होता है, पावर में यूनिट कहाँ होते हैं, नहीं होते हैं, तो मतलब ये डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब ये जो पावर में आपको लिखा हुआ है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बीटा एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वे क्या होगा, M0 L0 T0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है बता, डिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा बीटा, और x की जगह क्या लेंगे, x डिस्टेंस मतलब l, तो L स्क्वायर, इधर हो गया M0 L0 T0, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा इसका डायमेंशन, तो L के पावर -2 होगा, ठीक है। ऐसे जो है कि आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, ठीक है, बिठा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या, ध्यान में रखिएगा, ये वेव का इक्वेशन है, ठीक है ना। जब आप वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वेव ऑसिलेशन, तो उसमें ये आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए y इक्वल टू क्या है, a tan ओमेगा t माइनस kx। अब यहाँ पे y यहाँ पे दिया है कि y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, और t क्या है भाई, t टाइम है, और क्या बचा, एक x बचा होगा, x इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है,
सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव। ओके, चलिए तो देखिए हमको ये वेव का इक्वेशन दिया गया है, इसे घबराना नहीं, हमको जो काम करना है वही करना है। क्या करना है भाई, इसमें हमको डायमेंशन बताना है, किसका, डायमेंशन ऑफ ए का बताना है, ठीक है ना, ए का बताना है और ओमेगा का बताना है, ठीक है, और के का बताना है, तीन चीज का बताना है, ए ओमेगा, यहाँ पे ये ओमेगा है और ये के का, तीनों का डायमेंशन बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों, तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan 60 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं ना, देखिए tan है तो इसका मतलब ये दोनों कुछ ना कुछ एंगल होंगे, चाहे वे 60 हो, 45 हो, 90 हो, कुछ भी हो, मतलब ये दोनों क्या है, एंगल है। और कभी भी याद रखिएगा, हमने बताया भी है कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता, मतलब वे डायमेंशन लेस होते हैं। फिर से बोलें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोई भी, सब के सब क्या होते हैं, वे डायमेंशन लेस होते हैं। पहली बात हमने बताया भी था, प्रीवियस वीडियो में देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख लीजिए। दूसरी बात, किसी भी एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे ये एंगल है, जैसे नहीं समझ में आ रहा है ना, देखिए इस तरह समझिए, जैसे आप पढ़े होंगे ना, ऐसे tan थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, थीटा की जगह 60 डिग्री हो सकता है, tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 90 डिग्री हो सकता है ना, तो एंगल है और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर हो गया आप? तो इसका मतलब हम समझ गए कि ओमेगा टी भी एंगल है और के एक्स भी एंगल है, तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू क्या, भाई डायमेंशन लेस है, मतलब लिख देंगे m0 l0 t0। क्लियर हो गया? चलिए, ओमेगा का डायमेंशन भाई ओमेगा बताना ही है, टी टाइम है, टी का डायमेंशन टी होगा, ठीक है, और इधर क्या हो गया, m0 l0 t0। क्लियर हो गया? तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए, तो ये हो गया m0 l0 t के पावर -1। तो देख सकते हैं ये हो गया ओमेगा का डायमेंशन। बात समझ में आ गई? चलिए अब उसी तरह के एक्स का निकाल दीजिए, तो डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल टू m0 l0 t0। तो के हो गया, एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब l होगा, इधर हो गया m0 l0 t0। तो ये हो गया के इक्वल टू, इसको इधर ला देंगे तो अपान में, तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाए m0 l के पावर -1 t0। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है, आपको बस यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आते हैं, और भी अभी बाकी है, एक और बाकी है, इस बार दिमाग लगेगा। चलिए एक, अब बताइए, अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि tan, ये पूरा कुछ नहीं तो इसको थीटा ही तो है, ये थीटा है ना, थीटा की जगह इसको ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब tan, ये मान लीजिए थीटा है, तो tan थीटा है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 होता है, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3/2, गलत हो जाएगा tan 60 की वैल्यू √3 होता है। जैसे tan 30 की वैल्यू, tan 30 1/√3 ऐसे होता है। कुत्ते इतने भौंक रहे हैं, क्या किया जाए। चलिए उसे कोई ध्यान नहीं, उधर ध्यान नहीं, हमारे यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि tan 30 हो या tan 60 हो, मतलब tan थीटा हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। जब भाई इसका डायमेंशन होगा ही नहीं तो बचा क्या, a। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ वाई के, होगा ना, ए वाई के इक्वल है, मतलब डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ वाई के। क्लियर हो गया? तो ए का डायमेंशन ए तो डायमेंशन बताना भाई, ए का डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ एल। हो गया इतने, मतलब एकदम आसान तरीके से करना है, एकदम आसान। अब आपको कैसे भी क्वेश्चन कर दे, जैसे देखिए मिटा दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मिटा दे। देखिए अब मान लीजिए और भी इसी पे क्वेश्चन देखिए, tan की जगह कुछ भी हो ना आप कर देंगे, जैसे y इक्वल टू लिखा है b लिख दे, मान लीजिए a हटा दीजिए b लिखिएगा, तो मान लीजिए b हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए b मान लीजिए cos थीटा के रूप में ले, cos ओमेगा t माइनस के एक्स,
अब इसका नहीं बता पाएंगे, बताइएगा कि इसमें बी का क्या होगा डायमेंशन, ओमेगा का क्या होगा डायमेंशन, और एक्स का क्या होगा, सॉरी यहाँ वाई का क्या होगा डायमेंशन। अगर यहाँ पे एक जो एक्स है वे क्या हो, डिस्टेंस हो, और वाई क्या हो, सॉरी वाई का पूछ रहे हैं, बी का ओमेगा का, ठीक है ना, और के का, ठीक है, जहाँ पे वाई डिस्प्लेसमेंट हो, एक्स डिस्टेंस हो, टी टाइम हो। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार जो है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हम डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो मिटा दे इसको, चलिए फटाफट मिटा देते हैं। खूब ढेर सारा मेहनत करना है भाई, दिन रात एक करके पढ़िए, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे ना वही आपको कल का भविष्य बताएगा कि आपका भविष्य कल का क्या होगा। तो खूब मेहनत करना है, ठीक है। हाँ, मौज मस्ती भी करना है, क्योंकि आप 11th में हैं, मौज मस्ती कर लीजिए, नहीं तो 12th में तो वे भी नहीं मिलेगा, आप परेशान होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं कि अब बस मौज करिए, नहीं, मेहनत कीजिए, मौज भी करिए, दोनों। मेंटली भी फिट रहना है, फिजिकली भी फिट रहना है, ये मतलब है। क्योंकि जो लोग इंडियन एयरफोर्स में होते हैं वे क्या होते हैं, मेंटली फिजिकली फिट होते हैं, पढ़ना भी है, लड़ना भी है, ठीक है। चलिए आते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस, ओके, ठीक है ना। चलिए हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम इसमें देखिए, इसमें 3 चीजें हम पढ़ेंगे। पहला तो ये पढ़ेंगे कि फार्मूला दिया है, फार्मूला जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसका चेक करेंगे कि वे सही है कि नहीं इक्वेशन, ठीक है ना, फार्मूला को भी चेक करेंगे उसमें, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यूनिट को बदलने के लिए, ठीक है ना, यूनिट एक यूनिट से दूसरे, जिसे होता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम डायमेंशन की मदद से बदलेंगे। और एक होता है फार्मूला बताने वाला, तो खैर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें हम 2 चीजें देखते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एक करके समझते हैं। इसमें क्या, पहला हम समझेंगे चेकिंग। पहला हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो गया। देखिए जैसे कोई भी इक्वेशन दिया है तो ये करेक्ट है या नहीं है, ये हम डायमेंशन को यूज करके हम बताएंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। पहला, जैसे आप पढ़े होंगे v = u + at, पढ़े हैं, याद है, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 होते हैं। तो देखिए v = u + at दिया है, याद रखिएगा, जब हमको मान लीजिए कि डायमेंशन से चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका भी डायमेंशन LHS वाला का अगर डायमेंशन, ध्यान में मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, LHS का अगर डायमेंशन RHS के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये फार्मूला सही है, ये डायमेंशनली हम कहेंगे सही है। लेकिन देखिएगा क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये v क्या है, v समझ रहे हैं ना, v क्या है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो LHS वाले को पहले ले लेते हैं, LHS देखिएगा, LHS क्या है, v फाइनल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, मीटर पर सेकेंड मतलब L/T होगा, मतलब L(t⁻⁻1). क्लियर हो गया। देखिए इसका डायमेंशन लिख दिए, ठीक है ना। इधर देखिए RHS वाले को लेते हैं, RHS, ठीक है ना, इक्वल टू, देखिए u है, u इनिशियल वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड ही तो उसका यूनिट होगा, यूनिट जो है उसी से निकाल लेंगे, तो मीटर पर सेकेंड है मतलब L(t⁻⁻1) होगा, प्लस देखिए ये क्या है, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए मीटर है तो मीटर मतलब लेंथ है L, और अपान ये सेकेंड मतलब टाइम t का स्क्वायर L(t⁻⁻2), L(t⁻⁻2), तो L(t⁻⁻2), ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई, देखिए t है तो t का क्या हो गया, t। क्लियर है। तो देखिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, तो इधर का तो भाई वही है L(t⁻⁻1), ठीक है, इक्वल टू इधर भी L(t⁻⁻1) प्लस देखिएगा L, देखिए
टी है, टी के पावर कुछ नहीं तो 1, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना। चलिए अब आप देख क्या रहे हैं कि इस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उनका डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये फार्मूला सही है। दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन क्या है, सही है। कैसे, किस तौर पे, डायमेंशनली ये सही है। अगर मान लीजिएगा हम यहाँ पे ले लिए होते 8u, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम ले लेते 8u, अब बताइए कि इसका डायमेंशन तो इतना ही ना आता। देख लीजिए क्यों, क्योंकि ये नंबर है और नंबर तो डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब जब हम 8u पे आते हैं तो भाई 8 तो डायमेंशनलेस हो, सॉरी 8 नंबर है, डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, लेकिन u का होगा, u का लिख दिए, मतलब पूरा फार्मूला वही आता। हम देख क्या रहे हैं कि ये नंबर आ रहा है, नंबर से तो ये फार्मूला गलत हो गया ना, लेकिन डायमेंशनली ये सही है। समझ गए मेरी बात को। चलिए एक और लेके समझते हैं, मिटा दे इसको। इस प्रकार जो है कि आप चेक कर सकते हैं, मिटा दे रहे हैं, अभी अभी समझ में आएगा और भी समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचा है। चलिए देखते हैं दूसरा को, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप पढ़ेंगे सेकेंड वाले को, सेकेंड क्या है, s = ut + ½ at²। ठीक है ना, देखिए ये पढ़े हैं ना, क्या है इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है मोशन का। तो देखिए यहाँ पे s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो LHS वाले को ले लेते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन होगा L। चलिए इक्वल टू, इधर आ जाइए RHS वाले में, ठीक है ना, RHS। तो देखिए RHS वाले को देखेंगे तो ut लिखा है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी है, तो भाई कोई भी वेलोसिटी हो, पता हो गया मीटर पर सेकंड मतलब क्या, LT के पावर -1। ठीक है, और t है तो t का मतलब टाइम t। ठीक है, प्लस देखिए अब यहाँ पे देखिए हाफ है, हाफ नंबर है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। ए पे आ जाइए, तो ए का भी बताया ना क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब LT के पावर -2। ठीक है, अच्छा t² है तो t² का मतलब t²। ठीक है, तो देखिए इधर क्या भाई L है, इधर देखिए ये L है, समझ रहे क्यों, देखिए t के पावर 1 तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 खत्म हो गया ना, बच गया क्या L, प्लस इधर देखिए t के पावर -2 t के पावर 2 खत्म हो गया, दोनों काम खत्म, क्या बच गया L। तो देख रहे हैं कि ये प्रत्येक टर्म्स के जो डायमेंशन है वे इक्वल हैं। तो जब सेम होंगे, देखिए कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन का अगर प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब वे क्या है, जो इक्वेशन है वे सही है। तो यस सही है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कर देते, या तो मान लीजिए कुछ भी कर देते, यहाँ पे मान लीजिए 100 ut ले लेते, तो क्या होता, हम भले ही ये फार्मूला गलत लिख दिए लेकिन यही आता, डायमेंशनली ये सही होता, फार्मूला सही नहीं होता। तो ये बस ऊपरी ऊपरी चेक करता है, मतलब हम डायमेंशन से जब फार्मूला चेक करते हैं, डायमेंशन से, तो डायमेंशन से फार्मूला चेक करते हैं तो क्या होता है, बस ऊपरी ऊपरी चेक करता है, मतलब डायमेंशनली भी बताता है कि वे फार्मूला सही है या नहीं है, एग्जैक्टली में वह नहीं बता सकता कि वह सही है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है हमारी। चलिए देखिए अभी एक और देख लेते हैं, जैसे मिटा दे इसको फटाफट, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए जैसे इक्वेशन हो गया, देखिए आप पढ़े होंगे ये टाइम पीरियड का, t = 2π√L/g, आप पढ़े हैं। 2π, L क्या भाई लेंथ है, ठीक है ना स्ट्रिंग का, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, t क्या है टाइम है। तो LHS वाले को पहले कर लेते हैं। तो ये टाइम है, टाइम का क्या होता है डायमेंशन, टाइम का t होता है। 2π नंबर है, पाई का बताए थे, पाई का डायमेंशन नहीं होता है, 2 का नहीं होता है, काम खत्म। रूट है तो रूट बना लीजिए। L है, L का मतलब लेंथ, L लिख दीजिएगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका भी यूनिट होता है, मतलब क्या हो गया LT के पावर -2, तो लिख दीजिएगा LT के पावर -2। क्लियर हो गया। तो देखिए ये इससे ये खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, रूट में 1/t के पावर -2 बचेगा। तो इसको जब ऊपर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो t। तो देखिए LHS का भी t, RHS का भी t,
तो इसका मतलब ये भी फार्मूला क्या है, सही है। अब मान लीजिए इधर भी 2 पाई की जगह 8 पाई 10 पाई लिख देता तो भले फार्मूला गलत हो जाता लेकिन वे डायमेंशनली सही होता। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इस प्रकार हम किसी भी फार्मूले को, किसी भी इक्वेशन को जो है कि चेक कर सकते हैं कि वे सही है कि नहीं है, लेकिन डायमेंशनली सही करेंगे, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इक्वेशन या फार्मूले दिए होंगे और आपको बताना होगा कि वे सही है या नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। चलिए ठीक है, चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। देखिए, जैसे यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, जैसे आप देखे होंगे, हम मान लीजिए कि 1 किलोग्राम है और इसको ग्राम में बदलना है, तो क्या करते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना 1000 ग्राम। जैसे हम आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे n इंटू यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में आपको बदलना है, जैसे यूनिट को बदलना है, ठीक है ना। जैसे किलोग्राम में है ग्राम में बदलना है, मीटर में है सेंटीमीटर में करना है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे N1U1 इक्वल टू N2U2। बात समझ में आ गई। इस फार्मूले को दिमाग में रख लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए। N1U1 इक्वल टू N2U2। जैसे मान लीजिए दिया ऐसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं N1 की वैल्यू 1, U1 की वैल्यू मीटर, मतलब U1 की जगह मीटर, N2 की जगह 100, U2 की जगह सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ना कि अगर मान लीजिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, जैसे मीटर था सेंटीमीटर में बदलना था, तो हम क्या किए, इस फार्मूले को यूज कर लिए। बात समझ में आ रही है। अभी आप करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मिटा दी इसको। चलिए, मतलब अगर हम यहाँ पे ये भी समझ रहे हैं कि N2 अगर हमको निकालना हो तो N2 इक्वल टू क्या करेंगे, N1U1 अपन U2 कर देंगे। तो इसको वैसे लिख लीजिएगा। चलिए हम पहले करते हैं तब समझ में आएगा। मिटा दी इसको। जैसे आप पढ़े होंगे 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। भाई 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए करते हैं। देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू डॉट 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 कितना डाइन ना, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन। चलिए अब हम करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन है। अब न्यूटन किसका यूनिट होता है? न्यूटन फोर्स का होता है। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन होता है mLT⁻²। अब देखिए, अब हम बदलने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए, इधर लिख लीजिए क्या, mLT⁻²। mLT⁻²। फोर्स का है तो भाई फोर्स का लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इस साइड। तो देखिए यहाँ पे N1 और U1, तो देखिए N1 की जगह क्या है, भाई N1 की जगह है 1, तो 1 लिख दीजिएगा। अब भाई हम यहाँ पे देखेंगे U1 की जगह, U1 का मतलब यूनिट था ना, अब यूनिट की जगह क्या है, मास लेंथ टाइम के टर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे M1 L1 T1, ठीक है। बात समझ में आ रही है, M1 L1 T1। अब कितना कितना है भाई, तो ये मास के टर्म में कितना होगा, जैसे फोर्स का अगर लेंगे तो क्या आता है, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब M1 मास है, M का मतलब मास होता है ना, तो M1 तो ये हो जाएगा 1 kg, ठीक है। L लेंथ होता है तो लेंथ 1 मीटर, ठीक है ना। टाइम सेकेंड तो 1 सेकेंड। बात समझ में आ गई। अच्छा इस साइड आइए, N2, ठीक है ना, N1U1, तो N2 देखिए ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन मार्क बच गया, M2 L2 और T2। चलिए इसको लिख देते हैं। अब बताइए कि इसका CGS फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन से डाइन में बना रहे हैं, तो न्यूटन CGS यूनिट है, सॉरी MKS यूनिट है और डाइन CGS यूनिट है, तो इसका CGS क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1 ग्राम, और ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या पता करना है, N2। अभी हमने क्या आपको फार्मूला बताया है,
N2 इक्वल टू होता है N2 इक्वल टू क्या होता है N1 U1 अपान U2, ठीक है, यही होता है। तो देखिे N2 निकालना है, अभी हमको N2 पता करना है, तो N1 है तो N1 लिख दीजिएगा। N1 की वैल्यू अच्छा पहले लिख लीजिए N1, और देखिए U1 अपान U2, तो U1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं भाई, U1 की जगह क्या यूनिट है, तो हम यूनिट ये है ना M1 L1 T1, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए M1 L1 T1 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और U2 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं, मतलब अपान में M2, ये L2 और ये T2। बात समझ में आ रही है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइएगा। अब देखिए, अब इस पे आएंगे कि इस M1 अपन M2 के पावर कितना है, कुछ है तो 1, कुछ है तो 1, तो इसके पावर 1 है 1 लिख दीजिएगा, इसके पावर 1 है 1 लिख दीजिएगा, इसके पावर -2 है तो -2 लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 लिख देंगे। देखिए M1 की वैल्यू कितना है 1 kg, रख दीजिएगा 1 kg अपान M2 की वैल्यू क्या है 1 ग्राम, तो ऐसे लिख दीजिएगा 1 ग्राम का पावर 1। L1 की वैल्यू 1 मीटर, और यहाँ पे 1 मीटर हो गया, और ये L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, की पावर 1। T1 की वैल्यू कितना है भाई, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड की पावर -2। क्लियर हो गया यहाँ तक, पूरा बंद कर लिए ऐसे। चलिए देखते हैं देखिए इसको इधर कर दिया जाए। देखिए N2 इक्वल टू, आप बताइए कि 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम अपान में 1 ग्राम, ठीक है ना, होल के पावर 1, ठीक है। इधर आ जाइए, इसमें आएंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपान में 1 सेंटीमीटर दिया था कि पावर 1 है। 1 सेकेंड पूरा कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी है तो वैल्यू 1 होती है, मतलब इंटू 1 कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए N2 इक्वल टू, देखिए 1 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, मतलब बचा क्या पूरा इतना, तो देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मतलब इधर बच गया 1000 के पावर 1, इधर बच गया 100 के पावर 1। तो N2 इक्वल टू, मतलब 3 0 और 2 0, मतलब 5 0, मतलब 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। N2 की जगह 10 के पावर 5, N2 की जगह 10 के पावर 5, मतलब ये हो गया 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्लियर हो गया। इस प्रकार जो है कि हम यूनिट को जो है कि बदल सकते हैं। कैसे, डायमेंशनली, मतलब डायमेंशन को यूज करके। ऐसे तो हम लोग को पता है कि कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं यहीं से, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेकंड तो सेकंड रहता है, तो डायरेक्ट करते मल्टीप्लाई तो 10 के पावर 5 हो जाता है। लेकिन हमको डायमेंशनली करना है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। कहाँ पे, आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाए, डायरेक्ट इसे करना होता है, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, एक और किया जाए। चलिए मिटा देते हैं, थोड़ा भाई देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लिए हैं, पीछे लेकर ले लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे आप पढ़े होंगे 1 जूल में कितना अर्घ होता है, समझ रहे हैं इसको, 1 जूल में कितना अर्घ होता है, इसको करते हैं। देखिए 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 1 जूल इक्वल टू कितना अर्घ। अब भाई जूल किसका होता है यूनिट, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का। हम एक एक बात ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का। अब वर्क का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आपको बताए थे W इक्वल टू होता है FS, F का होता है ML T के पावर -2, और मल्टीप्लाई ये डिस्प्लेसमेंट है L हो जाएगा, मतलब हो गया ML² T के पावर -2। आप इसको थोड़ा याद भी रखिएगा, ठीक है ना। मतलब हम समझ गए कि वर्क का, देखिए जूल जो है वर्क का यूनिट है, जूल जो है वर्क का यूनिट है, या तो एनर्जी का बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायमेंशन वही होता है। तो जूल वर्क का होता है। अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है ML² T के पावर -2, तो ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्या ML² T के पावर -2। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप जान क्या रहे हैं, हमारा फार्मूला क्या है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यही है फार्मूला। अब देखिए सबसे पहली बात कि अब यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा, तो निकाल लीजिए। देखिए इधर कर दे रहे हैं, इधर देखिए W इक्वल टू क्या होता है FS, तो फोर्स का क्या होता है किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। देखिए फोर्स का भी बताया ना, मास इनटू एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है भाई, एफ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा मीटर, मतलब हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये इसका यूनिट है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में इतना आ गया। हाँ ये MKS यूनिट है, मतलब SI सिस्टम है। और CGS में इसका क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए इधर आते हैं। अब अभी आपको क्या बताएं कैसे लिखना है, N1 लिखना है। तो N1 कितना है भाई, N1 कितना है 1 है, लिख दीजिए। और U1 मतलब यूनिट है, यूनिट यहाँ पे किसके रूप में लिखना है, MLT के रूप में। तो M1 L1 T1 आप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए M1 की जगह क्या लिखेंगे, M1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 kg लिखेंगे, 1 kg लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। इधर आ जाइए, N2 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना, N2 की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे M2 L2 और T2 इन तीनों की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 ग्राम, और इसका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा 1 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। देखिए N1 की वैल्यू पता हो गई, N2 की वैल्यू नहीं पता है। और यूनिट जो था U1 और U2, तो यूनिट की जगह U1 की जगह M1 L1 T1 के रूप में लिख दिए। देखिए 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड यहाँ पे भी लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए अब आते हैं फार्मूला पे। देखिए N2 इक्वल टू क्या बताएं अभी, N2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं N1 U1 अपान क्या N2 इक्वल टू N1 U1 अपान U2। ओके ठीक है। तो देखिए N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए N1 ऐसे, देखिए U1 अपान U2, तो U1 अपान U2 मतलब क्या, M1 अपान M2, और ये L1 अपान L2 और T1 अपान T2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए पावर कितना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा M की जगह 1, L की जगह 2 और ये -2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, N1 की जगह क्या लिखना है 1, तो 1 लिख देंगे। देखिए M1 की जगह क्या है 1 kg अपान 1 ग्राम पावर में 1, L1 की जगह क्या भाई 1 मीटर, और यहाँ पे क्या है L2 की जगह 1 सेंटीमीटर की पावर 2, T1 1 सेकेंड और ये भी 1 सेकेंड पावर में -2। क्लियर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देखिए किसी भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म कर दीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे किया जाए। 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे 1 होगा ना। चलिए इधर आ जाइए, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपान में 1 ग्राम, अब पावर में 1 है। इधर देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपान में 1 सेंटीमीटर दिया, पावर में 2 है। इधर से 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कटेगा तो बचेगा 1, और 1 के पावर कुछ भी लिखे तो 1 होगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, सब खत्म, मतलब इतना बचा। तो N2 इक्वल टू देखिए ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, मतलब 1000 के पावर कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे 100 के पावर 2 है, 100 के पावर 2 है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए N2 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 1000, 100 को 2 बार कीजिएगा तो 100 और 100 मतलब कितना आ जाएगा 10,000 होगा। तो N2 इक्वल टू कितना होगा 3 4 7 0 है ना, मतलब 10 के पावर 7, मतलब N2 की वैल्यू कितना आएगा 10 के पावर 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 के पावर 7 अर्ग। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार जो है कि आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जूल में कितना अर्ग होता है 10 के पावर 7 अर्ग। तो डायमेंशनली जो है डायमेंशन को यूज करके आप ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगली वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डायमेंशन को यूज करके मतलब हम फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो भी अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत प्यारा है। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी प्रकार की और वीडियो लाते रहेंगे, और सपोर्ट हो या ना हो वीडियो लाना है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए तो जरूर सपोर्ट कीजिए। कैसे कैसे इस समय जान रहे कितना बज रहा है, इस समय 12-1 बज रहा होगा, हाँ 1 तो बज ही रहा होगा। तो इस समय कुत्ते भी सो रहे हैं, अब हम लोग सोने चले। चलिए तो अगली वीडियो मिलते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।